देखो, हम धर्मभीरू होके हम उनको सड़कों पे खाना देते रहे, हम कुत्तों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। मुझे मजबूरी में हमारे डीएम साहब के यहाँ रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए मुझे अप्लाई भी करना पड़ा। हमारे सबसे बड़े खालिस्तानी हमारे मुल्क के पता कौन है? हमारे मोदी जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है वो किसी एनिमल के अगेंस्ट नहीं, किसी डॉग के अगेंस्ट नहीं है। आज का जो पॉडकास्ट है वो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं कि जो डॉग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सोसाइटीज़, जो नोएडा में है या कहीं और भी हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस होती है डॉग्स की वजह से, तो उस पर आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट मिस्टर जोगिंदर सिंह। हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह, और ये जो विषय है जो कुत्तों के कारण हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर, तो मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगा, हमारे पूरे देश के अंदर ये समस्या है आज, और बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और मैं ये बोलूँगा ये समस्या धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही है, और इस समस्या को बढ़ाया जा रहा है सोची समझी रणनीति के तहत। जैसे ड्रग्स की समस्या है, और ये जो हमारे देशद्रोही लोग हैं वो हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए ही काम करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, और इसके ऊपर भी ऐसे ही काम किया जा रहा है। हम इसको बहुत सीरियसली लें। मैं बोलूँगा आज वर्तमान में हमारी जो भारत सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और मैं अपनी बात करूँ, मैं तो बचपन से जब जनसंघ हुआ करती थी तब से बीजेपी का कह लीजिए जनसंघ का फॉलोअर हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। दिल्ली में मैं हूँगा उस टाइम 8 साढ़े 8 साल का, ये इमरजेंसी के बाद की बात है मेरे ख्याल, तो नहीं 8 साढ़े 8 साल का। जोगिंदर जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बस उससे पहले आप अपना बता दीजिए कि आपकी लाइफ में कैसे आपने आप क्या करते थे पहले। मैं पूरी लाइफ जर्नी स्टार्टिंग से मैं एक साधारण नागरिक हूँ। मैं बोलूं कि मैंने कोई ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा हिंदुस्तान में कुछ कमा लिया या अपने आप को मैं कोई धनाढ़ आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आज मेरे को इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया। मेरी 61 साल उम्र हो गई, पूरी बासवाना लग गया। ये 61 साल के अंदर मेरे पास, मैं ये बोलूँ कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, ये 3 चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा सब है। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सब, और मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने जीवन से भी संतुष्ट हूँ। हाँ, जीवन में बहुत कुछ इंसान चाहता है, कुछ कमियाँ भी होती हैं, वो हर एक के साथ होती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँ, इस भारतवर्ष से मैंने यहाँ पे जन्म लिया, इस धरती पे जन्म लिया। मैं इस बात से परमात्मा को भी मैं शुक्रगुजार देता हूँ कि मैं ऐसे मुल्क में पैदा हुआ, मेरे को जन्म मिला इस धरती पे, कि ये बहुत बेहतरीन मुल्क है। और मैं इस मुल्क को बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत प्यार करता हूँ। और यही कहूँगा मैं, मोटी मोटी बात अपने बारे में। तो अच्छा, तो अब सीधे जो पॉडकास्ट का टॉपिक है उस पर आपसे पूछते कि कैसे ये डॉग प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इफेक्ट करी, कैसे ये इंसिडेंट कैसे स्टार्ट हुआ? नहीं, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये स्ट्रीट डॉग बाइट्स तो अभी बहुत ज़्यादा हो गई, पिछले 2-3-4 साल से बहुत ज़्यादा हो गई। ये प्लान वे में बढ़ाई गई। लेकिन मैं बात करता हूँ आज से 20 साल पुरानी, 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल की बात। मेरे दोस्त हैं, उनके फादर किसी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किसी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल है जो दिल्ली में है, और वहाँ पे वो डॉक्टर थे। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, गुजर गए। और मैं किसी काम से उनके पास गया, कोई काम था, तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में जो रेबीज़ के जो जिनको हो जाती है, जिन इंसानों को कुत्ते काटने से या किसी भी दूसरे रीजन से, उसका ट्रीटमेंट होता था। तो वहाँ पे वार्ड था, हम बोलेंगे वार्ड नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा जैसे जेल होती है, पिंजरा होता है, इस ढंग से वो था। उसमें एक में एक ही आदमी था, ऐसे 7-8 बनाए हुए थे, उनमें वो आदमियों को ट्रीटमेंट हो रहा था। तो मैं बाई चांस गया, मैंने उनसे पूछा क्यूरियोसिटी में, यार ये यहाँ के ये पुलिस की जेल है क्या, ये जेल में जो बंद कैदी हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये वो नहीं है, यहाँ पे इनको बाकायदा, क्योंकि रेबीज़ हो गया
और रेबीज़ के लिए इनको ये कभी उठ के भागते हैं, कभी कुछ भी व्यवहार करते हैं, इनको बांध के भी रखा जाता है और बड़ी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। और ये ऐसी बीमारी है जिसका जो इलाज नहीं है, जिसको हो गई और अंत उसको वो दुनिया से जाता है और बड़ी कष्टमय ज़िंदगी होती है। आखिरी उसके जो दिन होते हैं वो हर चीज़ से तकलीफ़ होती है उसको। तो मैं बाई चांस की बात उनसे ये बात करके मैं बाहर निकला ही था, तो मेरी एक आदत है कि मैं पहले आदत, मैं जब रोटी अपने साथ घर से लेकर जाता था तो एक रोटी में या आधी रोटी या कुछ भी मैं बचा लिया करता था कि हाँ भैया रास्ते में जानवर जो भी मिलेगा उसको डालूंगा। कभी गाय को डाल दी, कभी कुत्ते को डाल दी। तो डिस्कशन में उन्होंने बोला यार जो कुछ भी है, वो डॉक्टर साहब थे जो मेरे दोस्त के पिताजी, उन्होंने मुझे बताया कि जोगिंदर सिंह सारी बात ठीक है, आप गाय को डालते हो सड़क पे, कुत्तों को डालते हो सड़क पे, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। मैं कहा क्या ऐसे क्या? मैं तो कि जीवों से प्यार करता हूँ, इंसान हूँ, इंसानियत के नाते। तो मैं कहा यार ये भूखे हैं, सड़कों पे हैं, इनको खाना देना क्या बुराई है? उन्होंने बोला नहीं, कहते कि आप इनको सड़कों पे खाना दे रहे हो तो आप इनको सड़कों पे इनका पेट भर रहे हो और इनको आदत बना रहे हो ये सड़कों पे रहे। जीव जो से हैं, कुत्ता हो गया, गाय, बैल, जो भी ये पालतू जानवर हैं। पालतू जानवर का मतलब होता है, जो उनके शब्द बता रहा हूँ, ये 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। पालतू जानवर का मतलब होता है कि ये आपके संरक्षण में रहेगा और ये सड़कों पे रह रहा है और आप इनको सड़कों पे इनको खाना दे रहे हो, तो बाकी इनकी जो देखभाल तो उसके लिए आप तो नहीं कर रहे। आपने खाना दिया और इतिश्री कर ली, आपने रोज़ नहीं दिया, आपने पर्टिकुलर और कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये जानवर हैं, ये भी पैदा हुए हैं, धरती पे आए हैं और इंसान की अगर आप इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हो तो इनको आप शेल्टर दो जहाँ पे इनका सर्दी, गर्मी, बरसात सबसे बचें, दुख बीमारी में इनका इलाज हो जाए। अब इनको आप सड़कों पे आपने खाना देके तीसरी कर ली है, कभी सड़कों पे इनका एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, आप तो दोबारा देखने आने वाले नहीं। और या आपने तो आते जाते डाल दिया, या आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, आपने अपने आप को संतुष्ट किया, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो बातचीत मुझे जो हुई थी उस दिन, वो मेरे दिमाग में बची। मैंने कहा यार, मैंने उस पर सोचा। फिर मैं 1 महीना जब भी कहीं जाता था इन सारी चीज़ों को चेक करता था। अक्सर मुझे वहाँ जानवर जख्मी दिखते थे और बुरे हालत में दिखते थे, तो मैंने उस टाइम कुछ जानवरों के इलाज भी कराए, उठा के लेके गया। और लेकिन मैंने सड़कों पर देखा ये तो इतनी बड़ी ज़्यादा हैं जानवर, हम किस किस का इलाज कराएंगे, कहाँ तक कराएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। और सड़कों पे पड़े हैं, ये तो आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। आज तो स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। उस टाइम तो ये सड़कों पे जानवर नाम मात्र के हुआ करते थे। मतलब हिंदुस्तान में इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, इस पर कोई जिक्र भी नहीं करता था। मैं तब की बात कर रहा हूँ। आज तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज वे में, वेल प्लान वे में धंधा बना लिया लोगों ने। इससे जैसे सड़कों के हर एक चौराहे पे आपको भिखारी दिखते हैं, ये वेल प्लान धंधा है, सबको पता है। सरकार ने कई दफ़ा लोगों को अपील भी की है कि आप इनको सड़कों पे भीख मत दिया करो। क्यों नहीं दिया करो? कि हाँ भी ये लोग ही सड़कों पे, चौराहों पे आपके शीशे तोड़ते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। प्लस ये जो हमारी देश की जनसंख्या है, ये इनको भिखारी ना बनाए। हम इनको ये जब दिन रात खड़े हो सकते हैं सड़कों पे और मेहनत कर सकते हैं, तो ये कुछ काम करें। हम अपने नागरिकों को ख़राब ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आज मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि यार 60 साल की उम्र हमारे देश में कहते हैं रिटायरमेंट की एज होती है, मैं क्रॉस कर गया। मैंने अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए भी जो कुछ करना था करा लिया। ठीक है, मैं आज भी काम कर रहा हूँ, बिजनेस करता हूँ और परमात्मा की दया से मेरी अच्छी आमदन है। लेकिन अब मैं समाज के लिए, अब ये जो समय आ गया, मैंने मन बना लिया कि अब मैं समाज के लिए काम करूँगा। जो भी मेरे जीवन बचा है वो उसके लिए मुझे किसी भी लेवल पे लड़ना पड़ेगा। मतलब हालांकि मैं देख रहा हूँ ये जो आवारा कुत्तों वाला विषय है, मैंने 2 विषय उठाए हैं। एक तो हमारे जो फ्लैट बायर्स हैं उनके लिए कब्जे रजिस्ट्री का मुद्दा,
उनके लिए जो उनकी जो सोसाइटीज़ हैं वो उनको अधूरी दी जाती है, उनको कंप्लीट करता है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहा हूँ। मैं इन पर्सन पटिशनर हूँ और मैं 8 आर्डर लेके आया हूँ सुप्रीम कोर्ट से अम्रपाली केस में। और बीच में एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट केस में, जब अम्रपाली केस में मैंने आवाज़ उठानी चाहिए, तो जज साहब की बात को मैं जज साहब नहीं बोलूँगा, मैं उनको ये बोलूँगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी, मैं नाम ले रहा हूँ उसके ऊपर, उन्होंने मुझे बोला जोगिंदर सिंह आपको हम जेल भेज देंगे। तो मैंने उनसे बोला यार, मैं कहा आप जेल तो भेजना छोटी सी बात है, हमको फांसी दे दो, मेरे को फांसी दे दो। तो वो सोच में पड़ गया, यार ये आदमी जिसको मैं डरा रहा हूँ, इसको भी मालूम है अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर जेल भेज दिया गया तो इसकी जमानत तो नीचे की अदालत से होगी नहीं, जेल में सड़ता रह जाएगा। और ये उल्टा मुझे कह रहा है तो जेल तो छोड़ो, मेरे को फांसी दे दे। तो उन्होंने उनको लगा यार कुछ ना कुछ बात है इसके पास। फिर सुना उन्होंने मुझे, फिर मेरे को 8 आर्डर मिले। हमारे जो फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो रही है, कब्जे हो रहे हैं, बिजली पानी। अब हमारा एक अभी रेरा से ऑर्डर आया, हमारा जो कारपेट एरिया पर रजिस्ट्री होगी। ये सारी बातें के लिए मैंने लड़ाई की। मेरे इस मामले में मेरे को समझ देने वाले, जो लीगल समझ देने वाले चक्री जैन जी, उन्होंने मुझे बड़ा काफ़ी हद तक समझाया, लीगल समझ दी। मैं उनका भी ऋणी हूँ। और मेरे अंदर था, क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने मुझे इस बारे में समझ भी दी। ये वो इस मुद्दे पे पहले से लड़ रहे थे वो, तो उनके साथ मैंने किस्म से मैंने ज्वाइन किया इसको, और जहाँ मुझे मौका मिला मैंने इस पर बातचीत की। तो ये मोटी मोटी बात है। और हमें ये कहना है कि आवारा कुत्तों वाला मुद्दा जो सा है आज की डेट में, आवारा कुत्ते या कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते शहरों में पाले जा रहे हैं। जो ऐसे कुत्ते हैं, किसी का वो पकड़ ले जबड़े से तो इंसान बचेगा नहीं। ये आप जोगिंदर जी मतलब कौन से कुत्तों की बात कर रहे हो, जो घर में पालते हैं वो वाले, या जो हमारे देसी कुत्ते होते हैं वो? मैं एक बात बताऊं, अभी बड़ी चालाकी से देसी कुत्ता एक बोलना शुरू कर दिया गया। देसी कुत्ता कुछ नहीं है। मतलब जो इंडियन ब्रीड होती है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इंडियन ब्रीड भी कुछ नहीं, वो क्रॉस ब्रीड है। डिफरेंट तरह की ब्रीड्स अभी सड़कों पे पड़ी हैं, आपस में क्रॉस करते हैं और नया तरह का कोई ब्रीड पैदा हो जाती है। वो मैं ये बोलूँगा 99.99% जो कुत्ते हैं वो ऐसे ही हैं सड़कों पे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंडियन ब्रीड है। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये मेडिकली बता रहा हूँ, ये प्रूव्ड है ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात, जो घरेलू भी कुत्ते हैं जो लोगों ने पाल रखे हैं, वो भी ऐसे कुत्ते हैं कि वो बड़े बड़े कुत्ते हैं। अब लैब्राडोर कह लो, पिटबुल कह लो, या कई तरह की ब्रीड्स हैं जो बड़ी खतरनाक ब्रीड्स हैं, जो छोटे छोटे घरों में, फ्लैट्स में लोगों ने रखे हुए हैं, लिफ्ट में लेके साथ आते हैं, जिद करते हैं कि हम साथ नहीं लेके जाएंगे, मुंह पे मजल नहीं डालेंगे। ये क्या मतलब हो गया? ये कोई हिंदुस्तान कोई जंगल राज थोड़ी है भाई। एक आदमी के पास पैसे हैं, वो महंगा लाखों रुपए का खरीद के कुत्ता पाल सकता है। वो शौक उसका घर की अपनी चारदीवारी के अंदर होगा। चारदीवारी के बाहर आज जब आ जाएगा ना, दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकता और ना करने दिया जाएगा, इस पर बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में चाहे पालतू कुत्ते जिन्होंने पाल रखे हैं या आवारा कुत्तों को जो लोग खाना दे रहे हैं, इसकी नॉर्मल पूरे देश के अंदर 0.005% भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी नहीं है कि जो जिन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं या आवारा कुत्तों को खाना देते हैं। लेकिन क्या है, आजकल मीडिया ऐसा है, मीडिया के अंदर ये, क्योंकि इनके ग्रुप बन गए। अब मैं कहता हूँ जी, पूरा हमारा गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर में ऐसे 200 लोग होंगे पूरे ज़िले के अंदर। और ये 200 लोग क्योंकि सारा दिन एक्टिव रहते हैं, ये इन लोगों को पैसा देती हैं दवाई बनाने वाली कंपनियां, और इनका साथ जुड़ी हुई है पीएफए, मेनका गांधी, इसका पूरा पीएफए की टीम। और ये लोग मिलकर मुझे कहते हुए बड़ा मतलब तकलीफ़ हो रही है कि इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ परिवार, नेहरू परिवार हम बोलेंगे, आप बाद में नेहरू गांधी परिवार बोल रहे, हम कुछ बोल रहे, हम लोग बड़ा नाम है और इनके नाम का सदुपयोग दुरुपयोग सब कुछ हमारे मुल्क ने देखा है। आज
मैं तो बोलूँगा कि बीजेपी क्यों ढो रही है मेनका गांधी को, क्यों ढो रही है, क्या कारण है? क्या मोदी जी, योगी जी को पता नहीं है कि यार देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इनकी जो पीएफए है, इनके साथ जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता, ये हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारे देश के नागरिक काटे जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कुत्तों के कारण। क्या हमारा देश का जो फौजी है बॉर्डर के ऊपर इसलिए गोली खाता है कि हमारे देश की सुरक्षा, हम बॉर्डर तो सुरक्षित कर लें और अंदर जो हमारे नागरिक हैं उनको कुत्ते खा जाएं, कुत्ते मार दें? क्या देश इस तरफ चल रहा है? मतलब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी भी है या नहीं है? मतलब गवर्नमेंट की कोई सोच है कि नहीं है? मैं तो बड़ा हैरान हूँ इसके ऊपर। भाई इसके ऊपर मंथन करने की जरूरत नहीं, सब चीज़ सामने दिख रही है। आज की डेट में भी बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है जो ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूँ हालात बनते जा रहे हैं आने वाले समय में कि बीजेपी का चुनाव निशान बनेगा हाथ के अंदर कमल का फूल। ये हालत बनते जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और पॉलिटिक्स के अंदर क्या मजबूरियाँ हैं इनकी, क्या नहीं है, मैं नहीं जानता। मैं एक आम नागरिक हूँ, आम शहरी हूँ, और मेरा को हक दिया है मेरे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि मैं इस देश में सुरक्षित जीवन जीऊँ। और इस सुरक्षित जीवन जीने के लिए सरकार है हमारे पास। सरकार का बॉर्डर में तो आप हमको सेव कर रहे हो, वहाँ से हमारे जो फौजी हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं। और शहरों में पुलिस है, ठीक है, शहरों में पुलिस लगाएगी ना, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लगाएगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हमारा ये तंत्र भ्रष्ट तंत्र है। पुलिस का महकमा भ्रष्टतम हो गया और इसके साथ जुड़े हुए हमारे, जो मैं ये बोलूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल मुंह सिले बैठे हैं कि इनको कुछ करना ही नहीं। चाहे फ्लैट बायर हम लोग जितने भी हैं, चाहे हमारे किसान हैं। मैं अभी गौतम बुद्ध ज़िले की बात करता हूँ। ये गौतम बुद्ध ज़िले की अगर मैं बात तस्वीर ला रहा हूँ, समझ लो पूरे देश की तस्वीर है, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर ज़िले में रह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी बातों में एक्टिव हूँ और दिख रही हैं सबको, और यहाँ के एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ। लेकिन सारी बातें मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो इस पूरे मुल्क में भी मेरी तरह ही काम कर रहे हैं। मैं उनको भी समर्पित हूँ। और वो लोग ऐसा नहीं है, वो सारी स्टोरी सबकी सेम होगी। गौतम बुद्ध नगर ज़िले में हमारे फ्लैट बायर्स जगह जगह धरने दिए हम लोगों ने कि हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, कब्जे नहीं हो रहे। अनाउंसमेंट होती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ हमारी योगी जी अनाउंसमेंट नहीं करते, मोदी सरकार के यहाँ से कोई कभी कभार को ना कोई न्यूज़ आती हैं, खबरें आती हैं। लेकिन सरकार चाहे ना, जैसे एबीसी रूल लेके आ गई जो इलीगल है, जिसने हमारे संविधान में कुठाराघात कर दिया, ऐसा ही सोल्यूशन ये हमारे फ्लैट बार्स का भी ला सकती है। एबीसी सोल्यूशन के बारे में आप, मतलब मुझे आइडिया नहीं, आप थोड़ा। मैं आपको बताऊं, एबीसी रूल जो सा है, एक ऐसा रूल ले आएंगे जो सरकार तो लेके आई, सरकार के हमारे बीजेपी सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ये लेके आई। और ये देखिए इन्होंने पार्लियामेंट से पास नहीं कराया और गजट में डाल दिया। अब जब गजट में डाल दिया तो ये अब जितने भी हमारे निकाय हैं, पुलिस तंत्र है, अब इसको ये मानना पड़ेगा क्योंकि सरकार का कानून हो गया ना, सरकार ने बना दिया। ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, ध्यान से समझिएगा सारी बात। जो हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया, धारा 21 दी, जिसके अंदर हमारा सुरक्षित जीवन है, इंसानों की बात कर रहा हूँ, ये उसके ऊपर कुठाराघात करता है कि ये खाली जानवरों की बात करता है, कुत्तों की बात करता है। और एबीसी रूल का अब उसी तरह से मिसयूज़ हो रहा है जैसे एससी एक्ट होते हैं, वुमेन एक्ट होते हैं, जो सारा हमारा मुल्क जानता है कि किसी के खिलाफ अगर उस कानून में अगर कोई केस दाखिल हो जाए तो उस सामने वाले को साबित करना पड़ता है कि मैं गलत नहीं हूँ, अगर वो गलत नहीं है तो। अब एनिमल
क्रूल्टी एक्ट है हमारे पास, एनिमल क्रूल्टी एक्ट में सारे प्रावधान हैं, आज तक वो चैलेंज नहीं हुआ, हमारे संविधान का पार्ट है। तो उसको लागू होना चाहिए देश में, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। क्या बीजेपी सरकार ने उसको संविधान को बदल दिया? क्या नहीं बदला। जब संविधान के अंदर एक एनिमल क्रूल्टी एक्ट है तो एबीसी रूल की जरूरत क्या है, मुझे बताइए। वो जो एनिमल क्रूल्टी एक्ट के अंदर जानवरों की भलाई के लिए सारी चीज़ें हैं, वो हम लोगों को, जितने भी इंसान हैं हमारे इस मुल्क में, उनको पूरी तरह बांधता है कि हमको क्या करना है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए साजिश रची गई। मैं एक बात बोलूं, पीएफए के द्वारा, मेनका गांधी जी के द्वारा, अब उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे मोदी सरकार के जो एनिमल हस्बेंड्री मंत्री हैं रूपाला जी, वो एबीसी रूल 23 लेके आ गए, जिसके अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जैसे कोई डिक्टेटर नहीं होता। डिक्टेटर भैया सुनवाई कुछ नहीं होगी, तुमको तो यही करना है। मतलब आज की डेट में वो एक ऐसा हथियार मिल गया हमारे यहाँ की पुलिस को कि वो लोगों के ऊपर अत्याचार कर सके। अब क्या होता है कि नोएडा के अंदर एक सोसाइटी है, उन्होंने अपनी सोसाइटी परमिसेस के अंदर एजिटेशन किया। एजिटेशन नहीं, मतलब एक रैली सी निकाली और उसकी उन्होंने वीडियो बनाई कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यार आवारा कुत्ते हमको काटते हैं, और आवारा कुत्तों को खाना देने वाले जगह जगह डालते हैं, जिधर मर्जी डालते हैं। उनके लिए एक डेजिग्नेशन प्लेस बना दिया गया, वहाँ खाना दो। हालांकि डेजिग्नेशन प्लेस बनाना भी गलत है, मैं एक बात बोलूँ, उनके लिए, आवारा कुत्तों के लिए। क्यों? आवारा कुत्तों की जगह सड़कों पे है ही नहीं, किसी भी कुत्ते की जगह सड़क पे नहीं है। कुत्ता पालतू जानवर है, पालतू जानवर किसी चारदीवारी के अंदर रहता है। अब धीरे धीरे लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, अब इन्होंने एबीसी रूल ने इसको कम्युनिटी डॉग नई भाषा दे दी, नया नाम दे दिया। क्या मतलब होता है? हम नहीं मानते एबीसी रूल को। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूँ, भारत सरकार को भी कहता हूँ कि जोगिंदर सिंह अवज्ञा करता है आपके इस रूल की, मेरे को जेल में दे दो, फांसी दे दो, इससे ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं होगी। मैंने बाकायदा एबीसी रूल की प्रतियाँ फाड़ दी थी, और उस टाइम दिल्ली के अंदर फाड़ी थी किसी कार्यक्रम में। वहाँ पे तकरीबन 200 पुलिस वाले थे और पुलिस के बड़े अधिकारी भी थे, उनकी उपस्थिति में फाड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये नियम जो बना दिया, रूल बना दिया सरकार ने, बिल्कुल भारत सरकार ने बना दिया, बीजेपी की सरकार ने बना दिया, हमारे योगी जी की सरकार ने बना दिया, हमारा दिल तोड़ दिया, नागरिकों का दिल तोड़ दिया। साफ सुथरी बात है। और मैं एक बात बोलूँ, हमारे देश के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब मुंह सिले बैठे हैं। मैं क्या बोलूँगा कि क्या ऐसा कौन सा डर है इसके अंदर कि देख रहे हो कि हमारे मुल्क के अंदर एक एक आदमी असुरक्षित है कुत्तों के कारण। जो कुत्ते सड़क पे आते जाते लोगों को मार रहे हैं, फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, और चलो कुत्ते ने आज काट दिया, अब बच गए, रेबीज 20 साल के बाद में निकल आती है इंसान को। और एक कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, यार कुत्ते ने एक जगह एक दांत काट दिया तो 20,000 5,000 10,000 20,000 ऐसे करके पता नहीं कुछ ऑर्डर कर दिया, जिससे उसको मुआवजा देना पड़ेगा। ये पंजाब, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने कर दिया। यार हम लोग क्या इसीलिए हैं, इंसान इसीलिए है, लेकिन सड़कों पे कुत्तों को झेलें। हम लोग काटे जाएं, मारे जाएं और मुआवजा लेके, हमारा जीवन इतना ही, मतलब इतना छोटा जीवन है। मतलब एक आदमी को मैं कहता हूँ 5 जगह उसे दांत लग गए, मैं कहता 10 जगह लग गए, 50,000 लाख रुपए मिल गया। क्या इंसान का जीवन इतना सस्ता है? ये तो जैसे अरब मुल्कों में है ना कि हाँ भैया किसी को मार दिया तो उसके बदले इतने पैसे दे दो तो उसकी वो सज़ा माफ़ हो जाती है। ये वो चीज़ यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक नहीं है ये। मैं उस जज साहब को भी बोलूँगा जिन्होंने ये आदेश किया था। ठीक है, उनके मन में हमदर्दी आई इंसानों के लिए, क्योंकि बहुत बहुत गरीब लोग हैं जो इंजेक्शन नहीं लगवा पाते। उन्होंने उनकी वो हो सकता है वो चीज़ देखी होगी, यार इसके पास तो पैसे ही नहीं है,
इंजेक्शन लगवाने के लिए, बहुत गरीब आदमी है, इसको कुत्ते काटने में कुछ फाइनेंशियल हेल्प ही हो जाए। वो नज़रिया मैं समझता हूँ, लेकिन ये नज़रिया ठीक है, आपने मदद की है, लेकिन ये मदद भी अधूरी है। कुत्ते सड़कों पे होंगे ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है, हमारे निकायों की है। जब हमारे पास एनिमल क्रूल्टी एक्ट है तो उसको लागू करना, संविधान को लागू करना भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारे प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारे निकाय की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप लोग फेल हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहे, जानबूझ के इसको लागू नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की नीयत नहीं है। और मैं बोलूँगा साफ सुथरी बात, जो देशद्रोही ताकतें हैं वो हमारी बीजेपी सरकार में भी घुस गई हैं। और मैं नहीं जानता मेनका गांधी उनसे मिली हैं कि नहीं मिली हैं, लेकिन वो पीएफए को इस्तेमाल कर रही हैं। और बिल्कुल ये देखा गया है, पीएफए के साथ के जुड़े लोग, इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। माफ़ करूंगा बाकी महिलाओं से, ये हर एक महिला से मैं माफ़ी मांगता हूं कि मेरे इन शब्दों को अपने ऊपर इस ढंग से मत लीजिएगा कि आप लोग में से जो लोग आवारा कुत्तों को खाना देते हैं, आपको रोका टोका जाए तो आप लोग फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, सामने वाले के साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और कपड़े फाड़ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हिंदुस्तान में हुए हैं। आप लोग धमकियां भी देते हैं, हम ऐसा कुछ कर देंगे, वो करते भी हैं। और पुलिस भी ऐसे लोगों के केस रजिस्टर भी करती है। अब सामने वाला आदमी भुगतता है इन चीज़ों को, परेशान होता है। कोई आदमी आया सोशली कुछ काम करने के लिए आगे आया, इसको रोकने टोकने के लिए आया, तो आप ऐसे लोग जो से हैं उसको ऊपर उल्टे सीधे केस डाल देते हैं। अब हमारे यहाँ पे आदमी नौकरी पेशा वाला आदमी है, वो क्या करे, कैसे करे, उसको समझ में नहीं आता। वो अपने बच्चे पाले या पुलिस के केस झेले। अब पुलिस के केस झेल लिए, किसी आदमी का वो रिकॉर्ड ख़राब हो गया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, मल्टीनेशनल कंपनी ने बाहर निकाल दिया कि तू तो तेरे पे तो केस है। या कहीं कोई जॉब लेनी है तो पुलिस की आती है कि उसमें रिपोर्ट की, हाँ भैया इसके ऊपर तो केस है। अब दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ की, मैंने अब बताया था बीच में बात करते करते कि हमारे यहाँ की एक एओए थी, उसने एजिटेशन किया अपनी सोसाइटी के अंदर, 70 लोगों पे पुलिस ने केस डाल दिया। अरे भाई साहब, 70 लोगों ने क्या किसी को गाली निकाली थी या किसी से झगड़ा किया था या किसी को पत्थर मारा था या कुछ ऐसा काम किया था? अपनी सोसाइटी के अंदर, प्रीमिसेस के अंदर उन लोगों ने सिर्फ अपनी आवाज़ रखी थी। जो लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है अपनी आवाज़ रखने का। कहीं पर भी कोई सड़क नहीं डिस्टर्ब की, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, और उन लोगों पर इन्होंने केस बना दिया पुलिस ने। ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तो मैं ये बोलूँगा हमारा पुलिस का भी भ्रष्ट तंत्र है। इसके अंदर मैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनको अनुरोध करूँगा कि आप लोग इसको देखें और एबीसी रूल जो सा है और हमारा एनिमल क्रूल्टी एक्ट है, ये दोनों चीज़ों को सामने रखें अपने। और क्योंकि आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, पुलिस की बात करूँगा मैं, बात करूँगा डीजीपी पुलिस को जो उत्तर प्रदेश के हैं, मैं बात करूँगा हमारे गृह मंत्री को अमित शाह जी, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के लिए। हमारे देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए, जो हमारे जो पुलिस है मेन हमारी, और उसके बड़े अधिकारी हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ही हमारे से टच में सबसे पहले आते हैं। और मैं अमित शाह जी, हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं, और हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के जो गृह मंत्री हैं, उनसे सबको अनुरोध है कि आप हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। और हर एक स्टेट का बोलूँगा, जो डीजीपी पुलिस है, पुलिस कमिश्नर हैं हर एक जिलों के, मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने सामने एबीसी रूल और हमारा जो एनिमल क्रूल्टी एक्ट है दोनों को रखें। अब उसके बाद आप लोग डायरेक्शन दें अपने अधीनस्थों को कि यार, जब हमारा जो संविधान है उसके अनुसार कौन सी चीज़ का किसका अपर हैंड है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे पास एनिमल क्रूल्टी एक्ट है, एबीसी रूल उसके बाद लाया गया।
और संविधान के अनुसार हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। देश ही इसलिए कि हमारी सुरक्षा, अगर नागरिक की सुरक्षा नहीं है तो फिर वो देश भी नहीं है। भाई बाहर के आक्रांता आके हमारे नागरिकों को मारते हैं, हमारी संपत्तियां परिसंपत्तियां, हमारी जान माल का नुकसान करते हैं, इसलिए तो उसको रोकने के लिए देश की, हम चार दीवारी नहीं बोलेंगे, एक देश की सीमा रेखा बनी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सत्ता बनी। अगर हमारे देश के नागरिक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश काहे का? ये बड़ा सवाल है जो मैं इस मुद्दे पे कह रहा हूँ, जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और हमारे देश की अखंडता को तोड़ने के लिए ये कुत्तों से संबंधित देशद्रोही ताकतें पूरे देश को विखंडित करने के लिए काम कर रही हैं। और जैसा आपने गिरोह के बारे में बताया, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। मैं मोटा मोटा कहूँगा कि ये दो तरह से काम कर रहा है। एक तो ये धंधा है, हम लोग हिंदुस्तानी धार्मिक लोग हैं, जीवों के ऊपर हम दया करते हैं, तो ये लोग सड़कों पे जानवर इसलिए रखना चाहते हैं कि सड़कों पे जब जानवर रहेंगे उनके एक्सीडेंट होंगे, उनकी टूटे फूटे जानवरों की ये फोटो वीडियो डाल के लोगों को बताएंगे, हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, पैसे उगाते हैं। अच्छा, नंबर, ये धंधा है, ये बिजनेस है। जी। और दूसरा, ये जो गिरोह के लोग हैं ये बेसिकली ऐसे लोगों को जो ड्रगिस्ट हैं, उसमें लड़के लड़कियां सब हैं, ये उनको पैसे देते हैं कि आप आवारा कुत्तों को दाएं बाएं खाना दें। आवारा कुत्ते जो उनसे हैं, जिस जगह पे खाना मिलेगा उस जगह को वो अपनी जगह मान लेते हैं कि ये हमारी जगह हो गई, ये हमारा एरिया हो गया, इन्होंने नई चीज़ बना दी, टेरिटरी होती है। और ये कहानी बना ली, कहीं पर भी कहलवा लिया या कह दिया, जो कुछ भी बोल दिया, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे कुत्ते रहने लगते हैं, उस जगह को अपना जड़ बना लेते हैं और वहाँ पे आते जाते लोगों को काटेंगे। असंतोष बनेगा। जब असंतोष बनेगा, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं वहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को कुत्ते ने काट लिया, सड़क पे काट लिया, तो मुझे परेशानी हुई, मैंने इलाज भी कराया, सब कुछ करा लिया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। अगले दिन मैं वहीं से बाई चांस 4 दिन बाद उस रास्ते से जा रहा हूँ, कोई आदमी वहाँ पे खाना खिला रहा है कुत्ते को, तो मैं उसको बोलूँगा ना, रोकूंगा नहीं, यार तू क्यों कर रहा है? ये स्वाभाविक है। और क्या होगा कि इन्होंने ABC रूल में एक बात कहलवा दी, जो आवारा कुत्तों को खाना देने वालों को रोकेगा ना, रोकने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करो। अरे भाई साहब, मेरी बात सुनिए, कहीं भी थोड़ी खाना खिला दोगे, किसी जगह पे थोड़ी खिला दोगे। भाई कोई ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे ये भी कहता है, ABC रूल भी कहता है, ये एनिमल क्रूल्टी एक्ट भी कहता है, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइन भी है कि वहाँ पे खाना नहीं देना है जहाँ पे इंसानों को आने जाने का रास्ता है। लेकिन ये तो वहीं देते हैं। हमारी पुलिस कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश की जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार है, चाहे हमारे निकाय है, कहीं पर भी से कोई भी एक भी नियम नहीं बना, रूल नहीं बना, गाइडलाइन नहीं आई कि आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं देंगे, अगर आपने दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे भाई साहब, एडवाइजरी जारी कर देना और नियम बना देने में फ़र्क है। आप वहाँ पे लोगों के आने जाने के रास्ते पे खाना नहीं देंगे। क्यों? कि ये जो देशद्रोही ताकतें हैं ये बड़ी मजबूत हैं, इनके पास पैसा है, पैसों से अधिकारियों को, नेताओं को, हमारे जनप्रतिनिधि खरीद लेते हैं। जब खरीद लेते हैं तो ये मुंह सिल के बैठे हैं, पार्लियामेंट में भी कोई सवाल नहीं करता। मैं उसी पे आना चाहूँगा, उस पे मेरा एक सवाल है कि जैसे लोगों को दिक्कत होती है, बट कोई, जैसे आपने बताया कि FIR हो जाती है, ये हो जाता है, तो कोई खुल के सामने नहीं आता है। दिक्कत सबको होती है, एक ही दो, जैसे आप इस पे स्टैंड ले रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हुए होंगे, बहुत सारी परेशानी, हाँ बहुत सारी परेशानी आई होगी। मेरे पे भी FIR है। हाँ, वही कह रहा कि जो जैसे मेरे जैसे बंदे जो जॉब करते हैं, परेशानी तो फेस करते, लेकिन सामने नहीं आते। सबको रहता है कि कोई, मतलब वही नहीं, वो कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी सबको बांधनी है, लेकिन ये सामने किसी को नहीं आना है। तो उन लोगों के बारे में कोई मैसेज हो जो मतलब परेशानी फेस करते हैं लेकिन सामने नहीं आते, साथ नहीं देते आपका, जैसे आप बोले थे। मैं बताऊं, ये बड़ी, क्योंकि हमारे देश का तंत्र है ना, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, थोड़ी नहीं, बहुत मुश्किल है। आज से तुरंत 7-8 1 साल पहले तक हमारा जो गौतम बुद्ध नगर ज़िला है, यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको सब कुछ समझाया था इस सारे मुद्दे पे। तो इन सारी बातों को समझ के उन्होंने सारे थानों में
इंस्ट्रक्शन दी थी जोगिंदर सिंह के खिलाफ, क्योंकि ये जो काम करता है कानून के दायरे में करता है, कहीं पर भी बिना में कानून से बाहर जाके नहीं करेगा। ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, किसी के साथ हाथापाई नहीं करता। ये जो बात करता है कानून की बात करता है, इसके खिलाफ कम से कम बिना तहकीकात, पूरी तहकीकात किए एफआईआर नहीं करेंगे। तो मेरे खिलाफ 43 टाइम एफआईआर करने की कोशिश की गई, नहीं हुई। मेरे खिलाफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने खुद कोशिश की मेरे खिलाफ एफआईआर कराने की, नहीं हुई। ये सारी कोशिशें होती रही, पर अंत में हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी में किसी कुत्ते ने किसी को बड़ा ज़बरदस्त काट लिया, बड़ी बुरी तरह काट लिया, बुरे हालत हो गए। वो गरीब बच्ची थी, उसको ऑपरेशन कराने पड़े। अब वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको फ़ोन आया अंबिका शुक्ला जी का। ये कौन? अंबिका शुक्ला मेनका गांधी की बहन है, पीएफए की बड़ी अधिकारी हैं। उनका फ़ोन आया, उन्होंने उनको एक किस्म से धमकाया। मैं फोना का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हाँ, और मेरे को लोगों ने अप्रोच किया था। फोना क्या है? अगर फोना एक संस्था है जो हमारे यहाँ की, जो गौतम बुद्ध नगर के, उसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों आता है, इनकी एओआई जोन्सी हैं, उनकी एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म मैं जो आपको कहूँ, 156 सोसाइटियाँ हमारे साथ हैं, ठीक है। फ्लैट बायर्स अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है ये, ठीक है ना, बेसिकली। और फेडरेशन जो सी हमारी फेडरेशन है हमारी, और इसके अंदर 156 सोसाइटीज़ हैं हमारी। और इसके अंदर हम लोग मिल के काम करते हैं, सामाजिक मुद्दों पे कोशिश करते हैं। और क्योंकि मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ संस्था का, मेरे को भी अप्रोच किया गया और मेरी जिम्मेदारी भी थी ऐसे विषय पे, अगर कहीं पे कोई बाहर से व्यक्ति आके जो हमारे गौतम बुद्ध नगर ज़िले का नहीं है वो आके हस्तक्षेप करता है तो मैं उसको बोलूँ, वो चाहे कोई भी हो। अब इन्होंने आके उसको, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको धमकाया, काफ़ी कुछ बोला उसको। तो मैंने फिर एक छोटी सी वीडियो बनाई, क्लिप बनाया। मैंने इनसे बोला कि आप गलत कर रही हैं, इनके लिए कुछ कड़े शब्द भी मैंने बोले। और जो इन्होंने उसका बहाना बना के मेरे पे डिफॉर्मेशन का केस डाल दिया। मैं बताता हूँ लड़ाई कैसे मुश्किल है। इस बात को तकरीबन के 2 साल होने जा रहे हैं। वो केस आज भी कोर्ट में ओपन नहीं हुआ और मेरा तकरीबन इसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च हो गया व्यक्तिगत। कहीं पर भी पहले एक वकील साहब किए, वो उन्होंने मेरी वो कराई, क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी बेल वगैरह किए। उसके बाद कुछ और खर्चे हुए, फिर उसके बाद वो वकील साहब कहीं और बिज़ी हो गए। अब फिर दूसरे वकील साहब किए, उनको पैसे दिए। तो हर एक व्यक्ति ना तो इतने पैसे खर्च कर सकता है अपनी जेब से, और क्यों करे, मैं बताऊं, करे तो करो, क्योंकि हमारी रक्षा करना भारत सरकार का काम है। और ऐसे लोग जो सरकार से भी एड लेते हैं, पीएफए की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अंबिका शुक्ला जी ने इसलिए केस कर दिया मेरे के ऊपर कि पीएफए की अधिकारी हैं और इसके ऊपर बड़ा काम कर रही हैं, उनका बड़ा नाम फाम है। मैं और इसलिए जोगिंदर सिंह पे डिफॉर्मेशन का केस कर दिया। अब जोगिंदर सिंह उस केस को झेलता रहे, कोर्टों में जाता रहे, वकीलों को भेजता रहे। तो ऐसा हर एक आदमी तो कैसे करे? मेरी बात सुनिए, अभी वो केस खुला नहीं, केस खुलेगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम चलेगा, फिर लो कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहाँ का जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। और मैं अपनी भी बात कहूँ, ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। इस लड़ाई को लड़ना आसान नहीं है। कोर्ट कचहरी की लड़ाइयाँ, मेरी जेब से पैसे खर्च हो गए, किसी के पास हैं खर्च करने के लिए, किसी के पास नहीं है, कैसे खर्च करेगा वो? और मुझे तकलीफ भी है देश के आम नागरिकों से, वकीलों से और लोगों से भी, जो लोग इसके लिए आगे नहीं आए। उन्होंने एक भी आदमी मेरे साथ सामने निकल के नहीं आया, जोगिंदर सिंह जी आप पे केस बना है, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरे भारतवर्ष से। वही मैं भी कह रहा था कि तकलीफ सबको होती है, हाँ। लेकिन कोई साथ नहीं देता है। साथ नहीं देने, मतलब आज अभी तक एक भी आदमी अपने आप से बाहर निकल के नहीं आया, जोगिंदर सिंह जी आप पे केस हो गया, हम आपके साथ खड़े हैं। वो कोई भी वकील निकल के नहीं आया कि मैं आपका फ्री में केस लड़ूंगा। ये आपका सामाजिक मुद्दा है, मैं आपके साथ आऊँगा। कोई नेता नहीं आया, कोई पब्लिक, चाहे वो पक्ष का था विपक्ष का, कोई नहीं आया। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
ठीक है, इनको वोट चाहिए, वोट के बाद भूल जाते हैं, सब लोगों को भूल जाते हैं। भाई समाज के लोग, पब्लिक परेशानियों में फंसी रहेगी तभी तो उनकी नेतागिरी चलेगी, समस्याएं हल हो जाएंगी तो उनकी नेतागिरी चलेगी कहाँ से। बिल्कुल। और एक जो चीज़ बोलते हैं, मतलब मैं तो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि डॉग फीडर बोलते हैं कि पहले यहाँ कुत्ते रहते थे, सोसाइटीज बाद में बनी। मैं आपसे एक बात कहूँ, अभी मैंने शुरुआत में बोला था कुत्ता पालतू जानवर है। पालतू, ये छोटे, हम अगर प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे उसमें कुत्ते के ऊपर निबंध भी है, उसमें लिखा जाता है कुत्ता, पहले शब्द कुत्ता एक पालतू जानवर है। तो पालतू जानवर सड़कों पे कैसे हो गया? और पहले यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे, इधर से रहते थे, उधर रहते का क्या मतलब हो गया? नहीं मतलब ये भी है मैं कि बताता हूँ, नोएडा का सेक्टर बसा, नोएडा की सोसाइटी बसी, सोसाइटी में तो 20-20, 30-30 मीटर तो गहरी बेसमेंट खुदी है। वहाँ बेसमेंट जब खुद रही थी, जैसे भी चली, वहाँ कुत्ते थे क्या? सारी जगहें साफ करके बिल्कुल लोगों ने हमको, नोएडा अथॉरिटी ने दी। वहाँ कोई कुत्ते नहीं थे। यहाँ पहले खेती हुआ करती थी, खेत थे, पूरे खेत में 2-4 कुत्ते थे भी थे किसी के, वो तो उस किसान के थे, वो किसान अपने साथ ले गया। और मैं कहता हूँ 2-4 कुत्ते थे, लेकिन 2-4 यहाँ तो लाखों कुत्ते हो गए, हजारों कुत्ते हो गए। तो वही मेरा थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो इतने कुत्ते हो गए कि अगर कोई फैमिली एक पाले। सॉल्यूशन है हमारा एनिमल क्रूरल्टी एक्ट है, इसका सॉल्यूशन है बिल्कुल भी। ये देखो, हम धर्म भीरू होके हम उनको सड़कों पे खाना देते रहे, हम कुत्तों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। कुत्तों को सड़कों पे खाने देने का मतलब कि सड़कों पे ये पड़ा रहे, सर्दी गर्मी बरसात में इसको ये झेले, और उसके बाद ये जो सा है ये जख्मी हो और ये चोट खाए, या उस जगह पे आपको मेरे को काटे और हम इसको पत्थर मारें। मतलब कुत्ते की ज़िंदगी, कहते हैं ना, इसकी कुत्ते जैसी ज़िंदगी कर देना। क्यों? मतलब कुत्ते जैसी ज़िंदगी का मतलब यही है कि उसको नर्क का जीवन। मतलब हम लोग बहुत वृहत नर्क बोलते हैं ना, वृहत नर्क बना रहे हैं सड़कों पे अपने सारे कॉमन एरिया में। क्यों? ये गलत है, धार्मिक रूप से भी गलत है, समाजी रूप से भी गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है। तो जोगिंदर जी, इस पे तो हमने बात कर ली, डॉग मतलब जो प्रॉब्लम फेस करते हैं आपकी पूरी, जो आपने बहुत मतलब इस पे काम करा है, मतलब आपको हैट्स ऑफ। लेकिन जो बात है कि अभी आपको पर्सनल लाइफ में मतलब कुछ कहते हैं ना, जैसे 6 के आज लेके काफ़ी ज़्यादा मजाक बनता है इंटरनेट पे, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूँ, बहुत सारे लोग मुझे 1-to-1 कॉल कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, मीडिया पे लिख रहे हैं, मतलब ट्विटर पे लिख रहे हैं मेरे बारे में उल्टा सीधा, और मुझे मजबूरी में हमारे डीएम साहब के यहाँ रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए मुझे अप्लाई भी करना पड़ा। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई? हाँ, ये मुझे डर है कि मुझे लोग मार देंगे। अच्छा, ये सच्चाई है। ऐसा मैंने 61 साल की उम्र तक, 62 साल वहाँ आ गया, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, अभी क्यों कर रहा हूँ? कोई तो कारण है ना। तो आज की डेट में मैं कहूँ, बीइंग ए सिख भी कहूँ, और सिख होने पे मुझे तो फ़ख्र है। और सिख होना, खालसा होना, खालसा राज की बात करना, और रही बात कहना कि राम राज्य की बात करना, खालिस्तान की बात करना, ये बातें जो सी हैं, ऐसी बातें हैं जो हमारे देश के अंदर अक्सर लोग करते हैं। लोग बोलते हैं सरदार तेरे 12 बज गए, मुझे भी बोला भाई मेरे तो 12 बज गए, बिल्कुल बज गए। और मैं ये बोलूँगा कि मैं खालिस्तानी भी हूँ, लो और बजाओ मेरे 12 जिसने बजाने हैं। आपको मालूम है खालिस्तानी होना, खालसा होना, खालस होना, राम राज्य होना, इसका मतलब क्या है? हमारे सबसे बड़े खालिस्तानी हमारे मुल्क के पता कौन है? हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी। खालिस्तान, खालस, शुद्ध की बात तब होती है, ये तब उठाई जाती है, जब उठानी पड़ती है, जब हमारा जो राजनीतिक जो सिस्टम है ना, वो खराब हो जाए, वो सही ढंग से ना चले। हमारे पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का समय जब तक रहा, तब तक अंग्रेज पंजाब पे काबिज नहीं हो पाए, और अफगानिस्तान की तरफ से मुगल भी जो से हैं वो नहीं कर पाए। केसरी मूवी बनी थी। जी, मुगल भी नहीं आ पाए।
कोई नहीं आ पाया हमारे देश पे, कोई भी बाहर का आक्रांता नहीं आ पाया। सब लोग उसको खालसा राज बोला जाता है, खालस राज बोला जाता है, खालिस्तान बोला जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में परिकल्पना हो रही है वृहत हिंदुस्तान की, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो पहले पूरा हिंदुस्तान था, जो यहाँ से ईरान तक, तिब्बत, अखंड भारत की बात करते हैं, वो उसका दूसरा नाम खालिस्तान ही है। ये नहीं है कि खाली वो वृहत भारत कब बनेगा, कैसे बनेगा, जब सब जगह पे एक ऐसा राज होगा जिसके अंदर सब लोग आ जाएं, बोले, स्वीकार करें। जैसे सिर्फ 12% सिख थे पंजाब के अंदर जिस टाइम राज था हमारे सिखों का, बाकी तो हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, सिर्फ 12%। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन सब लोग खुश थे उसके अंदर। और उस राज की बात जिक्र आज भी करते हैं, हिस्ट्री में लिखा कि उससे बढ़िया राज कोई नहीं था। अंग्रेज़ों की हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ कि एक एक आदमी लिटरेट था, पढ़ा लिखा था। जब आदमी पढ़ लिख जाता है तभी वो उसका दिमाग खुलता है इन सारी चीज़ों पे। तो मैं ये कहूँगा कि अभी मैंने बातें करते करते बोला कि हमारे मोदी जी, योगी जी खालिस्तानी हैं। पहले खालिस्तानी में आज के वर्तमान में बोलूँगा कैसे हुए कि इमरजेंसी में सबको मालूम है मोदी जी ने पगड़ी पहनी थी, दाढ़ी भी बढ़ाई थी, ठीक है। क्यों? वो किसी और, वो मुल्ला जी की तरह टोपी भी तो पहन सकते थे, नहीं पहनी ना। दाढ़ी बढ़ा सकते थे, छुप सकते थे ना, नहीं छुपे ना उस ढंग से। क्यों? उनको मालूम था कि यार ये, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी, वो उन्होंने सिख धर्म पढ़ा है, उनको मालूम है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मैं इस तरफ सोच से आगे बढ़ा हूँ। ये आइडियोलॉजी ऐसी आइडियोलॉजी है जो सबके लिए स्वीकार्य है। योगी जी साधु हैं बेसिकली, खाली भगवा वस्त्र नहीं धारण करे, वो सच में साधु हैं। वो साधु जब राजनीति में तब आता है जब दूसरे राजनीतिक भ्रष्ट हो जाते हैं। योगी जी आए हमारी राजनीति को ठीक करने के लिए, इसको खालिज करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, मतलब खालिस्तान बनाने के लिए। खालिस्तान को आप खाली सिखों से जोड़ दो, ऐसा नहीं है। खालिस्तान तो ये ऐसी परिकल्पना है जिसको हम बोलेंगे जहाँ पे हर जगह पे सब सच्चाई हो और हर एक को न्याय मिले, सब लोग वहाँ पे सुखी हो, हमारी सत्ता ऐसी हो, उसकी परिकल्पना है। ये खाली पंजाब की परिकल्पना नहीं है, पंजाब के लोगों की परिकल्पना नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मैं भी खालिस्तानी हूँ, बिल्कुल सतपुरुष, और मैं शुद्ध खालिस्तानी हूँ। मैं योगी जी, मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस रास्ते पे चले हैं और हमारे पूरे वृहत भारत के लिए आप नींव रख रहे हैं। जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ। सिख धर्म तो सब बना, मोस्टली हर एक घर में से बड़े बच्चे को सिख बनाया जाता था। ये परंपरा थी, ये 84 के बाद कम हो गई या एक किस्म से ख़त्म हो गई, ये ख़त्म होती जा रही है। उससे पहले तक थी ये। मैं बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ जिनका बड़ा बच्चा सिख है, बाकी सारे नॉन सिख हैं। तो आज के डेट में हमारे देश में मेजॉरिटी हिंदुओं की है। जब हिंदुस्तान है और हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी आबादी दूसरे धर्मों की भी काफ़ी हो गई, कुत्ते सबको काटते हैं, लेकिन आप आंकड़ा देख लीजिए, अगर 100 आदमियों को काटा है कुत्तों ने, तो उसमें 99.99% हिंदू को ही काटा है। इसका मतलब हिंदुओं को ही रेबीज हो रहा है ज़्यादा, हिंदुओं की ही नस्ल खराब हो रही है। 20 साल तक का डर रहेगा उसको कि हाँ भैया मेरे को रेबीज हो सकता है, और ये रेबीज हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में पड़ा रहता है। कभी ये सोया है, कभी भी जाग जाएगा, और अचानक जाग गया, मुझे पता नहीं लगा, मेरे साथ के लोग, मेरे परिवार के लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे उससे। तो कितना बड़ा रिस्क है ये, हमारे हिंदुस्तान के लिए रिस्क है। मैं ये बोलूँगा हमारे हिंदुत्व के लिए रिस्क है। इसको समझना होगा और इसको रोकना होगा। आवारा कुत्तों को, आवारा जानवरों को सड़कों से 100% हटाना है। मैं क्या बोलूँ, 100% हटाना है। इसका यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ABC रूल गलत रूल है जो हम पे थोप दिया गया है, ABC 23 जो हम पे थोप दिया गया है, इसको हर हालत में हटाना पड़ेगा।
जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है इसको वापस लेना पड़ेगा। मैं, आप मान के चलिए, इस देश का चाहे पहला नागरिक हूँ चाहे कोई भी हूँ, मैं आज से अभी से अवज्ञा इस ABC रूल की शुरू कर रहा हूँ। मैंने फाड़ दिया था, हालांकि लास्ट ईयर भी फाड़ा था। मैं ओपनली आज दोबारा आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ABC रूल मैं नहीं मानता, क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास नहीं है। इस पर कोई बहस नहीं हुई पार्लियामेंट में, किसी तरह से बिना बहस के एक आपके मंत्री ने 4-6 लोगों के साथ, मैं बोलूँगा जी 4-6 10-20 50-100 आतंकवादियों के साथ या देशद्रोहियों के साथ, ऐसी ताकतों के साथ बैठ के ये रूल बना दिया जो देश के 100% नागरिकों के खिलाफ है। ये बना दिया गया। खाली जानवरों की बात करनी है तो जानवरों की बात करते हुए हमारा जो संविधान हमको हमारी सुरक्षा देता है, हमको सुरक्षित जीवन देता है, उसको इग्नोर करते हुए आप कुछ भी बना रहे हैं तो संविधान के खिलाफ बना रहे हैं। और संविधान के खिलाफ जाने के लिए हमारी पार्लियामेंट के पास भी कोई राइट नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ 2-3 गाइडलाइन या ऑर्डर दे दिए हैं, हम नहीं मानेंगे उनको। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे को फांसी देनी है तो दे दे, साफ सुथरी बात है, मैं तैयार हूँ फांसी पर लटकने के लिए। लेकिन जो कुछ भी आदेश चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है, चाहे हमारे कोई निकाय करते हैं, हम नहीं मानेंगे उनको, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान के खिलाफ आया हुआ कुछ भी हमको स्वीकार्य है ही नहीं। और ABC रूल जो ABC 23 है हमारे संविधान के खिलाफ है। स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूँ, अगर संविधान के अनुरूप है तो मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, वो आके साबित करे इसको। मैं हमारे किसी भी वकील को, किसी भी जज को या कोई भी एक्सपर्ट हो, वो ये साबित कर दे कि ABC रूल हमारे संविधान के अनुरूप है, जिसके अंदर इंसानों के जीवन की सुरक्षा को इन्होंने दरकिनार कर दिया है। बताए, साबित करके दिखाए, ये मेरा चैलेंज है। और बोले तो जोगिंदर जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मतलब बात करके। आपने मतलब जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बताया, मतलब हैट्स ऑफ। मतलब ऐसा अकेले लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और खालिस्तान का जो सवाल लोग करते हैं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि मेरे भी जो जहाँ मैं जॉब करता था जोगिंदर जी, मेरे जो TL थे, मेरे बॉस, वो भी सिख थे। तो मतलब मैं दिल्ली में जब आया था नया, उन्होंने इतना सपोर्ट करा। दूसरी बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, उन्होंने इतना सपोर्ट करा, तो मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है जब लोग सिख का आजकल मजाक उड़ाते हैं, लस्सी ये सब बोलते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। सिखों के 12 तो जो सिख जन्म में पैदा हो गए ना, उसके तो 12 बजे ही हुए हैं। और 12 बजे की हिस्ट्री यही है, रात के 12 बजे हमला किया करते थे हमारी बहू बेटियों को बचाने के लिए, न्याय के लिए, और बचा के लाते थे। तो सिख के 12 नहीं बजेंगे तो किसके बजेंगे? सिख के तो 12 बजे रहने चाहिए हमारे मुल्क के लिए। अगर सिखों के 12 बजने बंद हो गए ना तो हमारा मुल्क आज भी गया, कल भी गया। बिल्कुल, मैं इसलिए, हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई है, पूरा इंडिया जो है वो एक है। तो बातों में मत आया करिए ये सब, मतलब धर्म के नाम पे लड़ना मेरे हिसाब से तो बहुत नहीं देखो, मैं तो बोलूँगा जो सिख धर्म की स्थापना ही धर्म की रक्षा के लिए है। वो धर्म जो सा है, उस टाइम हालत थे हमारे मुल्क के हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा था। तो मैं तो एक बात बोलूं, मैं सिख होने पर फख्र करते हुए सिख धर्म का अन्यायी होते हैं मैंने प्रण कर लिया कि मैं अपने आप को निछावर कर दूंगा, अपने जीवन को निछावर कर दूंगा। और 2 मुद्दे जो से, फ्लैट बाज का मुद्दा हमारे पूरे मुल्क के अंदर है, खाली हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं, और आवारा कुत्तों से संबंधित मुद्दा। इन मुद्दों के ऊपर मैं इस देश के अंदर कोशिश कर दूंगा, मैं अपने आप जब तक मेरे में प्राण है मैं उठाता रहूं और मैं इन पे काम करता रहूं। मेरी कोशिश है। हाँ, मेरी अपील है उन लोगों से जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैं जाना चाहता हूं अपनी IA लेके या अपनी रिट लेके, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे मेरा केस चल रहा है, मेरे व्यक्तिगत 1 लाख रुपए के आसपास खर्च हो चुके, और मैं चाहता हूं कि मुझे आगे और खर्च ना करने पड़े। मैं पिछले नहीं मांग रहा, मेरे साथ अधिवक्ता आए, जुड़े और मुझे साथ दें, बस इतना ही मुझे चाहिए। मेरी IA तैयार कर दें, मेरी रिट तैयार कर दें, मेरी फाइल कर दें, और मुझे हेल्प चाहिए और मैं इन पर्सन करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे उनकी नॉलेज चाहिए, समझ चाहिए। बिल्कुल,
आप लोगों से मैं पैसे की हेल्प नहीं मांग रहा, मैं किसी से भी पैसे की हेल्प नहीं मांग रहा कि मुझे आप पैसा दें। परमात्मा ने मेरे को इस मुल्क की धरती में रहते हुए इतना दे दिया कि मेरे को रोजी रोटी मेरी जो सी इतनी चल रही है कि मेरे साथ जो वर्कर मेरे काम करते हैं मेरी कंपनी में, उनको मैं आप करते क्या वैसे? अगर मैं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा। और बेसिकली जो ट्रांसफार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इनकी ऑयल फिल्ट्रेशन करना, इलेक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग का मेरा काम है। और इसको मैं बड़े इस काम को पूरी ईमानदारी से करता हूँ। बिल्कुल अच्छा काम है, मुझे इतना काम मिल जाता है, मेरे साथ जो मेरा स्टाफ है मैं उनको तनख्वाह दे पाता हूँ, मिल जाती है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे पे मैं बोलूँ बहुत बड़े खर्चे हैं, लड़कों की तनख्वाही देनी होती है, मंथली इनका ESF देना होता है, वही काम करता हूँ। जावर का काम है, मशीनें मेरे पास बनी हुई है, जगहें मेरे पास बनी हुई हैं, किराया मुझे कहीं कुछ नहीं किसी का देना, और अच्छा वेल सेटल। मैं ये बोलूँ कि कहीं मेरे को फाइनेंशियल आज कल का नहीं पता, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। शरीर से तंदुरुस्त हूँ आज। वही मैं बोलने वाला था, ठीक, काफी फिट है आप। मैंने कभी अपनी दाढ़ी मूंछ रंगी नहीं है, ठीक है, और वचन बंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं करता। इंसानों की सेवा करना, इंसानों के मुद्दे पे लड़ना ही सबसे बड़ी वचन बंदगी है। सब धर्म में यही सिखाया जाता है, जैसा कि जोगिंदर जी बता रहे थे कि इंसान वो है जो इंसानियत के लिए जिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ हैं। बिल्कुल आप जोगिंदर जी इस बात से एग्री करेंगे जी। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी, तो इंसानियत के लड़ना सबसे बहुत बड़ी बात है। तो एंड में अगर आप लास्ट में कुछ एक दो लास्ट में यही बोलूँगा, योगी जी, मोदी जी, देखिए योगी जी हमारे, जो मैं मोदी जी पहले बोलूँ, हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, हमारे बीजेपी, हमारे सिरमौर हैं, हमारे ताज हैं। आपने इस इलेक्शन में अगर मेनका गांधी को दोबारा टिकट दे दिया तो ये देख लीजिए हमारे देश के लोगों का मन टूट जाएगा। बीजेपी के साथ मेनका का कोई नाता नहीं रहना चाहिए, कारण कोई भी आपके पास आपकी मजबूरी है, देश से बड़ा कुछ नहीं है, हमारे देश के नागरिकों की जान माल की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। और मेनका गांधी जी को टिकट देने का मतलब यही होगा कि आप ऐसी ताकतों के आगे झुक गए हैं। इसके बाद हमारे देश के जो दूसरे नंबर पे हमारे सब सरोकारी ताज हैं हमारे योगी जी, इनके काफिले को भी आप देखें, कुछ दिन पहले घटना हुई, कुत्ता आ गया और एक्सीडेंट हुआ इनकी गाड़ी का, और कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ नुकसान हुआ। मतलब उस गाड़ी में हमारे योगी जी भी तो हो सकते थे। हम अपने ऐसे हीरो को हमारे से इस कारण ना रहे, कोई भी घटना बड़ी भी हो सकती थी, हमें स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब ऐसे जानवर सड़कों पे भी हमें स्वीकार्य नहीं है। ये आपके सामने योगी जी के काफिले की जो गाड़ी थी उसके साथ दुर्घटना होना दिखाता है कि ये ऐसी दुर्घटना योगी जी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये कुत्ते जो से हैं, जैसे कहीं से बम फेंक दिया जाता है, आतंकवादी करते हैं, सड़कों के किनारे कहीं कुत्ते पकड़ के छोड़ दिए जाएं इनके काफिले के अंदर, और इनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। ऐसी भी साजिशें रची जा सकती हैं। मैं बोलूँगा क्लियर, कुछ दिन पहले योगी जी ने अनाउंस भी किया था कि हाँ भैया सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए, बाकी जानवरों को भी हटाया जाए। वो उत्तर प्रदेश में 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मैं बोलूँगा सच में ईमानदारी है योगी जी। अभी मैं पहले आपसे मुताबिक बताऊँ तो कम से कम शुरुआत करिए गौतम बुद्ध नगर जिले से, और इन्हीं दिनों तुरंत करिए कि इन जानवरों को सड़कों से हटाया जाए। बिल्कुल ये ऐसी साजिश है हमारे मुल्क को कमजोर करने की, सड़कों पर कुत्तों को रखने की या दूसरे जानवरों को रखने की, जिससे हमारा मुल्क कमजोर हो जाए, खंड खंड हो जाए, टूट जाए। ये भी आतंकवादियों की बात कर लीजिए, आज हमारे जो देशद्रोही कर लीजिए, ये भारतवर्ष की जो इसके टुकड़े करने चाहते हैं, ऐसे लोगों की साजिश का हिस्सा है इन जानवरों को सड़कों पे रखना। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, आप देख लीजिए सब जगह पे आने वाले टाइम में देश के एक एक नागरिक के अंदर आक्रोश पैदा कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, दंगे हो जाएंगे हमारे मुल्क के अंदर कि लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, और जो हम इनको कोई रिप्रेजेंट करके पुलिस के पास कोई रिपोर्ट करने जाता है तो पुलिस उन्हीं के ऊपर केस बना देती है। आक्रोश फैलेगा, लोग हथियार लेके बाहर निकल आएंगे और इतने आक्रोशित हो जाएंगे कि जो
आवारा कुत्तों को तो गोली मारेंगे मारेंगे, लेकिन इनको जो सड़कों पे खाना देता है उनको भी गोलियां मारेंगे, डंडे मारेंगे या कुछ भी करेंगे। ये हमारे मुल्क की हालत होने जा रही है, हमारे उत्तर प्रदेश की हालत होने जा रहे हैं। इसको समय रहते मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वाणी दे रहा हूँ, उसको रोकिए, नहीं तो मैं क्लियर। और दूसरा मैं इस पे और भी करना चाहूँगा आप नागरिकों से भी कि आप भी डरे नहीं। आप जो कोई भी, क्योंकि ये गैर कानूनी है, सड़कों पर ये खाना देते हैं, लोगों के आने जाने के रास्ते पे खाना देते हैं आवारा कुत्तों को। आप इनकी वीडियो बनाओ, ठीक है, और गूगल लोकेशन के साथ जिसमें टाइम भी आए और प्लेस भी आए, उसको आप प्रशासन को दो, पुलिस को दो। पुलिस अधिकारी अगर उस पर कार्रवाई नहीं करता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो उनके ऊपर आप केस डालिए, कोर्ट में लेके जाइए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। लोगों के आने जाने के रास्तों पर किसी भी जानवर को, विशेषकर आवारा कुत्तों को खाना देना मतलब हमारी सुरक्षा के साथ खिलाफ खिलवाड़ है, नागरिकों की सुरक्षा के खिलवाड़ है। मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सो मच जोगिंदर जी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में मतलब पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन जो थी, जो डॉग प्रॉब्लम्स फेस करती है सोसाइटी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच जोगिंदर जी इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड जय हिंद।